मुक्ता सोनी हूँ। आप सब जानते हैं नाम से मुझे। सर आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने सेंटर में आने का मौका दिया। यो आप बहुत सुंदर प्रयास है ये, चूँकि शिक्षा से संबंधित आप लोगों को यहाँ बुलाते हैं और कहीं ना कहीं इससे विद्यार्थियों को प्रेरणा ही मिलती है। लेकिन शादी के बाद भी मैंने 1 साल और पेपर दिए, फिर बस शादी के बाद जो गृहस्थी शुरू होती है वो एक आम महिलाओं की शुरू हुई होगा। तो वो मोड़ को साझा करना चाहें थोड़ा, जैसे विद्यार्थी जिससे अपने करियर में राजनीति को भी ऑप्शन रख सकें। जब कदम रखे थे तब मैं सिर्फ मुक्ता सोनी नहीं थी, मैं मेरे पति की पत्नी थी एक्चुअली। झांसी की हूँ मैं, तो मेरी प्रेरणा स्रोत आपको बताऊँ, मैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी से बहुत प्रेरित हूँ। मेरी वो कर्म योगिनी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी हर एक सांस में महारानी लक्ष्मीबाई बसी हैं। हर वर्ग के व्यक्ति से लगभग जुड़ाव रखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि समाज में किस तरीके की समस्याएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा आज के समय में है और कौन ऐसे लोग हैं जो उनका समाधान कर सकते हैं? तो वंशानुगत जो आपके यहाँ जो चली आ रही थी रोजगार की चीज़ें, जो व्यवसाय चले आ रहे थे, लोगों ने वो करना बंद कर दिए हैं। जहाँ तक इससे कई बड़ी समस्या ये उठी है कि हम अब बेरोजगार हैं। मुझे बेटियाँ बहुत पसंद हैं एक्चुअली। मुझे भगवान ने 2 प्यारे बेटे दिए पर बेटियां नहीं दी, लेकिन मेरे परिवार में जितनी बेटियां हैं, मेरी देवरानी की हैं, मेरी भाभियों की हैं, मुझे बहुत लगाव है और बेटियां भी मुझे बहुत लगाव रखती हैं। मैं जीवन में बेटियों के लिए बहुत सारे काम करना चाहती हूँ। कंप्यूटर शिक्षा तो बहुत अनिवार्य है। आज जब हर चीज़ ही कंप्यूटर पर होने लगी है तो कंप्यूटर शिक्षा तो बहुत अच्छा विकल्प है और बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अधिक जीवन में महत्वपूर्ण है। और माता अन्नपूर्णा क्या होती है? जब वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर देती है, स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन बनाकर खिला देती है, तो उस महिला का तो, उस माँ का तो अपने आप ही पेट भर जाता है। मर्दन सिंह इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम चल रहा था, बच्चे बैठे थे, सारे टीचर्स थे, बाहर के आए हुए अतिथि भी थे। करीब 2008 की बात होगी और जब मैंने डायस पर बोलना शुरू किया, मेरी बहुत लंबी स्पीच चली। डायस पर से जब मैं हटी, लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाईं और डायस के अंदर मेरा छोटा बेटा मेरी पल्लू पकड़कर खड़ा था। नगर पंचायत जहां तक जनता की सेवा करने वाली कार्यदायी संस्था है, जो नगर की पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी जनता की मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाती है। नगर पंचायत अध्यक्ष के बतौर मुझे 3 बार काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये आपने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है GDIS विद कॉफ़ी, तो ये बहुत अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है। मैं पूरी प्रशंसा करती हूँ इसकी। इस प्लेटफॉर्म पर आकर बेटियों के लिए बात की जा सकती है, शिक्षा के संदर्भ में बात की जा सकती है और सभी के सुनहरे भविष्य के लिए बात की जा सकती है। पढ़ना पसंद था। जो इस तरह की पढ़ाई करती हैं लड़कियाँ, वो खेलती नहीं हैं। मैं खिलाड़ी बिल्कुल बेकार थी। मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, खेलों में मेरी रुचि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे पतिदेव को बहुत शौक है। तो मैं ये प्रयास करूंगी आने वाले समय में कि हम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के साथ और आदरणीय संजय सिंह जी, जो परमार्थ समाज सेवी संस्था के हमारे संयोजक हैं, उनसे जुड़कर हम उनके मिशन में पूरा अपना समय दें, पानी बचाओ के काम में लगें और जल संरक्षण के लिए मैं जितना भी काम कर सकूं, मैं समझूंगी कि मैंने अपने जीवन को धन्य कर लिया। कॉफी विद GDIS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम विद्यार्थियों के लिए आपने समय निकाला, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आभारी हूँ आप सबकी। GDIS आपके पूरे इस विद्यालय के परिवार की, कंप्यूटर आपके सेंटर के पढ़ाने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी प्यारे बच्चों, और मुख्य रूप से मैं सर आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने सेंटर में आने का मौका दिया और इतनी प्यारी और होनहार बेटियों से मिलने का एक सुअवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा को लेके हम सेशन करते हैं। जितने भी शिक्षक हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं जो समाज को किसी ना किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, जी। हम उनको आमंत्रित करते हैं और उनसे उनके संघर्ष को लेके चर्चा करते हैं, जिससे विद्यार्थी अपने आप को संघर्ष से हो सकता कनेक्ट कर पाए किसी ना किसी पॉइंट से और अपनी एक राह को आसान बना पाए। इसी रूप में आज 13वां सेशन हमारा है। हर संडे को सेशन रखते हैं। आप बहुत सुंदर प्रयास है ये, चूँकि शिक्षा से संबंधित आप लोगों को यहाँ बुलाते हैं और कहीं ना कहीं इससे विद्यार्थियों को प्रेरणा ही मिलती है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, शिक्षा व्यक्ति को परिपूर्ण करती है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो साथ ही विचारवान बनता है और संस्कारवान बनता है। शिक्षा आपके जीवन में वह रंग भरती है जिनके बगैर आप अधूरे रह जाएंगे। शिक्षा एक बहुत बड़ा आयाम सुनिश्चित करती है, आपका भविष्य सुंदर और सुखमय बनाती है।
इसलिए ये सराहनीय प्रयास है आपका कि आप शिक्षा के साथ बातचीत करते हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चाहते हैं कि थोड़ा आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मुक्ता सोनी हूँ, आप सब जानते हैं नाम से मुझे, और तालबेहट मेरी ससुराल है। वैसे मैं झांसी की हूँ, झांसी में मेरा मायका है। मेरे पिताजी माताजी दोनों ही अब शांत हो चुकी हैं। पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, माताजी एक साधारण लेकिन बहुत प्रतिभावान, बहुत दृढ़ निश्चयी महिला थीं, ये मैं बिल्कुल कहूँगी। क्योंकि मेरी माँ ने सिलाई में डिप्लोमा किया था और उस समय वो गोल्ड मेडलिस्ट थीं, सिलाई का स्कूल चलाया। तो ये शिक्षा का जो बीज है मेरे मन में, कहीं ना कहीं ये बचपन से ही है। और पिताजी भी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन LLB डबल MA थे। तो शिक्षित होने के लिए प्रेरणा मुझे बचपन से मिली। झांसी में मैंने लोकमान्य तिलक में इंटर स्कूल तक इंटर की पढ़ाई की, और BKD से मैंने MA तक किया। और MA के बीच में ही मुझे ये तालबेहट ससुराल मिल गई, मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी मैंने 1 साल और पेपर दिए। फिर बस शादी के बाद जो गृहस्थी शुरू होती है वो एक आम महिलाओं की शुरू हुई। चूँकि हमारा उद्देश्य शिक्षा को लेके है, तो शिक्षा के बारे में आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा और हायर एजुकेशन किस तरह से रही और किस माहौल में रही? जो लोकमान्य तिलक स्कूल है झांसी में, आप शायद नाम जानते होंगे, क्योंकि अब झांसी में कॉन्वेंट स्कूल, झांसी क्या सभी शहरों में बहुत सारे बन चुके हैं। और आप ये इस बात से तो हमें मतलब इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कॉन्वेंट स्कूलों ने हमारे हिंदी मीडियम स्कूलों की ख्याति को और उनकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाया है। हिंदी मीडियम स्कूल कितने भी अच्छे, कितने भी बढ़िया हों, लेकिन जहाँ तक कॉन्वेंट स्कूल जब से आए हैं तब से वो थोड़े थोड़े धूमिल हुई है उनकी छवि। लेकिन मैं अपने हिसाब से कह सकती हूँ, मैंने लोकमान्य तिलक स्कूल में पढ़ाई की है, और जब मैं पढ़ती थी उस समय का स्कूल वो बढ़िया बेहतरीन स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, और सरकारी स्कूल, लेकिन महाराष्ट्रीयन संस्था उसको संचालित करती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर स्कूल है, सभी जानते होंगे, झांसी में धर्मशाला के पास है। और इंटर तक मेरे मुख्य सब्जेक्ट रहे हिंदी और संस्कृत, क्योंकि मुझे हिंदी से बड़ा लगाव है और संस्कृत से भी बहुत बहुत मुझे लगाव है। तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट में मैंने ज़्यादा पढ़ाई की, और BA में मेरे हिंदी संस्कृत रहे, MA में भी मेरा हिंदी रहा। सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और अपने कहीं ना कहीं से सपने संजोते हैं कि कोई हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे आपका जो सभी जानते हैं कि राजनीति की तरफ आपका जब झुकाव हुआ होगा तो धीमे धीमे ही एकदम से जी, होगा। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। मोड़ को साझा करना चाहें थोड़ा, जैसे विद्यार्थी जिससे अपने करियर में राजनीति को भी एक ऑप्शन रख सकें, स्पेशली गर्ल्स। हाँ, राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, राजनीति क्या, आप पढ़ाने जाएं, अगर पढ़ाने जाएंगे तो निश्चित ही आपको पहले पूर्ण रूप से शिक्षित होना पड़ेगा। आपके पास जब B.Ed की और आजकल तो और कितनी सारी डिग्रियां हैं वो हाथ में होंगी, तभी आप पढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप राजनीति के क्षेत्र में भी जाएं तो भी अगर आप शिक्षित हैं, परिपूर्ण तरह से हैं, तब आप अगर राजनीति के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो आप बहुत अधिक सफल होंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरी खुद की सोच है, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि राजनीति का कार्यक्षेत्र भी कोई सरल कार्यक्षेत्र नहीं है। आप राजनीति में आकर एक प्रतिनिधि के रूप में अगर काम करते हैं तो लोगों की आपसे आशाएं, उम्मीदें बढ़ती हैं, और उन उम्मीदों को और आशाओं को पूरा करना फिर आपका दायित्व बन जाता है। लोगों को आपको क्या देना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे उनकी पूरी व्यवस्थाएं बनानी है, कैसे आपको योजनाओं को क्रियान्वित करना है, उन योजनाओं के बारे में आपको कैसे जानना है, ये आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे। तो अगर बेटियां भी राजनीति में आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हमारा तो संविधान बेटियों को पूरा अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, लेकिन पहले आप अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए, फिर आप इस फील्ड में आइए। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कोई भी फील्ड में जाओ तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप जब राजनीतिक फील्ड में आई थी तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था आते टाइम? ये मेरा तो सफ़र बहुत लंबा हो चुका है अब, और सबसे पहली बात ये है कि राजनीति में मैं जब कदम रखे थे तब मैं सिर्फ मुक्ता सोनी नहीं थी, मैं मेरे पति की पत्नी थी एक्चुअली क्योंकि 2006 का जब मैंने चुनाव लड़ा था नगर पंचायत अध्यक्ष का, तो उस समय मेरे पति पार्षद थे उसके पहले नगर पंचायत में, और काफ़ी लोकप्रिय थे, समाज सेवा उन्होंने बहुत की थी। चूँकि अध्यक्ष का चुनाव वही लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा
कहना चाहिए संयोग हुआ कि महिला सीट आई और उन्होंने मुझे आगे बढ़ा दिया। और आपको बिल्कुल मैं निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये कहना चाहूँगी कि मैं उसके पहले सिर्फ एक कुशल गृहिणी थी, घर की बहू थी, अपने दादाजी की प्यारी बहू थी मैं और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को लगा कि ये चुनाव की उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन महिला सीट है तो तुम आगे आ जाओ। और इस तरह से मैं राजनीति में आ गई। लेकिन दूसरी बार महिला सीट नहीं थी, सामान्य सीट थी, और उसके बाद इन्होंने मुझे आगे रखा। ये इनका बड़प्पन है मेरे पति का कि उन्होंने उसके बाद मुझे ही आगे किया, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम ठीक हो, परफेक्ट होती जा रही हो, तुम आगे बढ़ो। और जहाँ तक ये बात है कि महिलाओं का राजनीति में आना थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर मैं जब सोचती हूँ, एक्चुअली झांसी की हूँ मैं, तो मेरी प्रेरणा स्रोत आपको बताऊँ, मैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी से बहुत प्रेरित हूँ। मेरी वो कर्म योगिनी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी हर एक सांस में महारानी लक्ष्मीबाई बसी हैं, और उनका जो अपने आप को सुरक्षित रखने का, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनने का जो उनका ऐतिहासिक जो उनका पहलू है, वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम सांस तक अपने आप को जिस तरह से सुरक्षित रखा, वो बात हम बेटियों को, हम महिलाओं को उनसे सीखनी चाहिए। अगर आप इस बात से सीख गए कि आप कहीं भी चले जाएं, कोई आपको आपकी मर्जी के बगैर आपका शोषण नहीं कर पाएगा, तो आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। राजनीति क्या है फिर? ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितनी दृढ़ निश्चयी हैं, आप कितनी स्वाभिमानी हैं कि आपके बगैर, आपकी बिना इजाज़त के कोई आपका शोषण नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। ये आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसलिए राजनीति में आना, हाँ शोषण होता है राजनीति में, लेकिन ये आप अपने आप को अगर सुरक्षित रखें तो आप बखूबी रख सकती हैं, आप अपनी एक बहुत अच्छी छवि बना सकती हैं। क्योंकि भारतीय महिलाएं तो किसी भी कार्य क्षेत्र में चली जाएं, अगर हमारे अंदर संस्कार हैं, हमारे खुद के संस्कार हैं, हम मर्यादा में रहना चाहते हैं, मर्यादा में रहना जानते हैं, तो हम अपनी छवि बना सकते हैं। इसलिए बेटियों से मैं यही कहूँगी कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को ना भूलें, शिक्षित हों, स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने, फिर किसी भी फील्ड में काम करें। है कि जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान समाज है, और यहाँ बच्चियों के लिए कोई भी वैसा सही काम भी करने के लिए रुकावट हर जगह मिलती है। तो ये राजनीति एक तरीके से बहुत वैसी चीज़ मानी जाती है जो गर्ल्स के लिए स्पेशली ना बनी हो, ऐसे परिवार की सोच होती है। तो इस में आपके परिवार ने किस तरीके से सहयोग किया? क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों के सवाल होते हैं कि ये तो गर्ल्स की बात है, स्पेशली बॉयज़ भी ये कहते हैं कि परिवार संग नहीं दे रहा है उनका, कोई भी विजन उनका है या किसी चीज़ में काम कर रहे हैं तो परिवार सहयोग नहीं करता है। तो इसमें आपने कैसे, अगर परिवार ने सहयोग दिया तो उसमें दोनों का हिस्सेदारी रही, जैसे आपकी तरफ से और परिवार की तरफ से, या जो सहयोग नहीं जिन बच्चों का कर रहे हैं परिवार वाले, तो उनको क्या करना चाहिए? धन्यवाद। मेरे परिवार ने मेरा हर कदम पर साथ दिया। सबसे बड़ी बात, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं तो एक अच्छी सी बहू थी घर की। जब मैंने राजनीति में कदम रखा तब मेरा एक बेटा 3 साल का था, बड़ा बेटा, और दूसरा बेटा जिसका जन्म नहीं हुआ था, होना था कुछ ही माह में। तो आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं कि मैं किस शारीरिक तरीके से भी मैं कितनी उलझन में थी। उस समय मैंने अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी, और उस समय अगर मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता तो मैं इतनी बड़ी लड़ाई तो कभी लड़ ही नहीं सकती। और तब मेरी दादी सास भी थी, और उन्होंने भी मुझे कभी इस बात के लिए नहीं रोका कि तुम राजनीति में शुरुआत हो रही है और तुम इतना संघर्ष करने जा रही हो तो वो रोक दें। उन्होंने साथ दिया, मेरे अम्मा दादाजी ने, मेरे पति ने, मेरे देवर ने, देवरानी ने। चूँकि हम सब संयुक्त परिवार हैं, तो जब मैं घर से निकलती थी सुबह तो मेरे बेटे की पूरी जिम्मेदारी मेरी दोनों देवरानी की रहती थी। मेरा छोटा बेटा जब हुआ उसके बाद मैंने कम समय दिया, लेकिन वो अपनी दोनों चाची से ज़्यादा वो कनेक्टेड है, और आज भी वो मुझे जितना स्नेह देता है वो कहीं ना कहीं बच्चे अपनी चाची को ज़्यादा देते हैं। उसका यही सार यही है कि मेरे परिवार ने मेरा हर कदम पर साथ दिया। और जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है कि उनका परिवार उनका साथ नहीं देता, तो परिवार को, पेरेंट्स को समझना चाहिए। सबसे पहले अपने बच्चों को पास बिठाइए, पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल क्या रहा है, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, उनके सपने हैं क्या। पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पेरेंट्स बच्चों पर अपनी राय थोपते हैं। जो सपने पेरेंट्स स्वयं पूरे नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो दौड़ में पीछे रह गए, तो वो चाहते हैं कि हम अब ये सपने हमारे बच्चे पूरे करेंगे तो हम बच्चों के भविष्य में अपने आप को देख लेंगे और हम खुश हो लेंगे, संतुष्ट हो लेंगे कि ये हमने
ये हासिल कर लिया। लेकिन मैं माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि बच्चों की ज़िंदगी है ये, बच्चे अपनी महत्वाकांक्षाएँ स्वयं रखते हैं, तो आप उनसे बिठाकर पूछिए वो क्या चाहते हैं और जहाँ तक है उनकी सहायता कीजिए। हाँ, अगर बच्चे इधर उधर भटकने की राह में हैं, थोड़ा बहुत डगमगा रहे हैं, चूँकि बच्चों की ये उम्र भी ऐसी होती है जो जल्दी लड़खड़ाने की होती है, तो उनका संबल बनिए, हौसला बनिए, रुकावट मत बनिए। आप अगर रुकावट बनेंगे, बाधा बनेंगे, तो बच्चे का कभी भी साहस और उसका जो उसका स्वयं का मनोबल है वो कभी भी दृढ़ नहीं हो पाएगा। कभी भी बच्चा वो चीज़ कभी हासिल ही नहीं कर पाएगा जो उसने सोची है। इसलिए माता पिता के लिए तो यही संदेश है कि पहले बच्चों को आप ये मत थोपिए कि आप पीसीएम ही पढ़िए, कि आप आईओ ही पढ़िए या आप कॉमर्स ही पढ़िए। पहले बच्चों से पूछिए आप क्या चाहते हैं, फिर उनका साहस और उनका हौसला बढ़ाइए। आप हर वर्ग के व्यक्ति से लगभग जुड़ाव रखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि समाज में किस तरीके की समस्याएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा आज के समय में हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो उनका समाधान कर सकते हैं? मतलब आम व्यक्ति को समस्या के लिए क्या एक छोटा सा कदम उठाना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले हमारे यहाँ थोड़ी-सी शिक्षा की कमी है, क्योंकि हमारा जो यूथ है, बहुत बड़ा वर्ग मैंने ऐसा देखा है जो सिर्फ़ अपना समय उल्टी-सीधी चीज़ों में, बेमतलब की जो असामाजिक सी चीज़ें हैं, यूज़लेस सी चीज़ें हैं, उनमें अपना समय बर्बाद करता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले समाज में शिक्षित होना अनिवार्य है। साक्षरता की थोड़ी-सी अभी कमी है। अगर हम शिक्षित हो जाएँ, और सिर्फ़ डिग्री वाली शिक्षा नहीं, जो हमने मोदी जी के कई बार स्पीच में सुना है कि आप अपने वंशानुगत जो आपके यहाँ जो चली आ रही थी रोज़गार की चीज़ें, जो व्यवसाय चले आ रहे थे, लोगों ने वो करना बंद कर दिए हैं। जहाँ तक इससे कई बड़ी समस्या ये उठी है कि हम अब बेरोज़गार हैं। हमारे पास डिग्री तो है पर हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, हम जॉबलेस हैं, और इससे कहीं न कहीं समाज में विकृति आ रही है। तो जहाँ तक मैं यूथ के लिए तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आप पहले ये तो देखिए कि आपके परिवार में पुश्तैनी क्या व्यवसाय, क्या धंधा, क्या होता था। आप उसमें हुनरमंद हो जाइए, और हमारे यहाँ जो पीढ़ियों से चला आ रहा है धंधा, तो उसे अपनाने में फिर अब शर्म कैसी? आप पढ़ाई लिखाई अपनी जगह कीजिए। आप जहाँ तक किसी भी काम को अगर करने लगते हैं तो आपके पास फालतू समय फिर बचता ही नहीं है कुछ और सोचने के लिए। और समाज में जो कोई व्यक्ति कर सकता है, तो मैं आपको बताऊं, व्यक्ति स्वयं के लिए ही स्वयं करता है, कोई किसी के लिए नहीं करता। सिर्फ राह दिखाते हैं लोग कि आप ये कीजिए, लेकिन कर्मठ हमें खुद बनना पड़ता है, कर्मशील हमें खुद होना होता है। जब हम स्वयं कर्मशील होते हैं तो जीवन में हम अपने लक्ष्य को स्वयं पाते हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि आपके क्या प्लान्स हैं जीवन को लेके? जीवन में मेरे प्लान्स ये हैं कि मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं। एक्चुअली मुझे भगवान ने 2 प्यारे बेटे दिए पर बेटियां नहीं दी, लेकिन मेरे परिवार में जितनी बेटियां हैं, मेरी देवरानी की हैं, मेरी भाभियों की हैं, मुझे बहुत लगाव है, और बेटियां भी मुझे बहुत लगाव रखती हैं। मैं जीवन में बेटियों के लिए बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, जहाँ तक भी मैं कर पाऊँ, मैं बेटियों के साथ, बेटियों के लिए काम करना चाहती हूँ। पहले जो समाज में स्थिति थी, अब वो स्थिति भी बदली है। पहले बेटियों को उतना कमतर समझा जाता था थोड़ा, लेकिन अब उतना नहीं है। अब माता पिता ने बेटियों को बहुत रिस्पेक्ट और समानता का अधिकार देना शुरू किया है। मैं चाहती हूँ कि समाज सेवा मेरी जो पिछले 16-17 साल से चली आ रही है वो अनवरत जारी रहे। समाज के लिए मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, और रचनात्मक ऐसे ही सकारात्मक काम मैं करती रहूँ। आप सबकी प्रेरणा मुझे मिलती रहे। हमारे यहाँ कंप्यूटर शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? कंप्यूटर शिक्षा तो बहुत अनिवार्य है। आज जब हर चीज़ ही कंप्यूटर पर होने लगी है, तो कंप्यूटर शिक्षा तो बहुत अच्छा विकल्प है और बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अधिक जीवन में महत्वपूर्ण है। और अच्छा लगता है जब बेटियां भी बेटों से आगे बढ़कर कंप्यूटर चलाती हैं, सारे काम कर रही हैं हर फील्ड में। इस बार के यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें बेटियां ज़्यादा आगे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि इस क्लास में भी बेटियां ज़्यादा आगे हैं। मैं सबको बधाई दूंगी। कंप्यूटर तकनीक ने ही पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले लिया है, और अगर हम उस शिक्षा से पीछे रह गए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस दौड़ में आगे रहने के लिए हमें कंप्यूटर शिक्षा तो हमें चाहिए, इसके साथ चलने के लिए। कभी कभी हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ में बढ़ने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं और कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। तो किस तरीके से हम अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें? देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि पत्थर पर हथौड़े की कई सारी चोटें लगती हैं,
और बहुत सारी चोटों के बाद आखिरी चोट में पत्थर टूटता है। हमें लगता है कि ये आखिरी चोट से टूटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहले की चोटें धीरे धीरे पत्थर पर पड़ी थी, वही पत्थर को तोड़ रही थी। आखिरी चोट में तो वो बिखर गया। हो सकता है आप जिस काम को करने के लिए आप बढ़ी हैं आगे, उसमें वो समय मांग रहा हो सकता है। धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ और पूरी लगन के साथ आप जुटे रहिए। आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आप जिस काम के लिए बने हैं, आप उस जगह पर प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आपने लक्ष्य दूसरा लिया हो और आपकी रुचि दूसरे में हो। कई बार ऐसा भी होता है। इस बार मैंने जो मोदी जी का उन्होंने जो अपने बात रखी इंटरमीडिएट के स्कूल के जो अभी एग्ज़ाम्स हुए, उसके पहले मन की बात में बच्चों से जब मोदी जी ने बात रखी, तो उसमें भी एक बेटी ने पूरा यही प्रश्न किया कि हम कब तक मेहनत करें, हमें कब रिजल्ट मिलेगा। तो मोदी जी ने भी यही कहा कि आप हो सकता है आपका लक्ष्य दूसरा हो और आप मेहनत किसी और दिशा में कर रहे हों। तो पहले तो आप बिल्कुल गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य को चयनित कीजिए कि मेरा लक्ष्य है क्या और मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ मेरी मेहनत हो रही है। आप हो सकता है दिशा भटक गए हो। आप जब अपना लक्ष्य ढूंढ लेंगे तो धैर्य के साथ आप परिश्रम कीजिए। क्यों नहीं मिलेगी सफलता? आपको ज़रूर मिलेगी। मेरा सवाल था, किसी स्टूडेंट का ही था कि मैम से ये ज़रूर पूछेगा कि आप घरेलू कार्यों में भी रुचि लेती हैं क्या? परिवार के साथ आपका कैसा रिश्ता है? बिल्कुल रुचि लेती हूँ, पूरी तरह से लेती हूँ। देखिए, एक महिला होने के नाते सबसे पहले महिला में, पता है आपको, बहुत सारी बेटियां बैठी हैं कि नारी के अंदर सबसे पहला क्या होता है? माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। और माता अन्नपूर्णा क्या होती है? जब वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर देती है, स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन बनाकर खिला देती है, तो उस महिला का तो, उस माँ का तो अपने आप ही पेट भर जाता है। उसके पति ने भोजन कर लिया, घर के बुजुर्गों ने भोजन कर लिया, बच्चों ने भोजन कर लिया। तो ये तो पहला गुण होता है नारी में कि आप एक अच्छी कुक हैं कि नहीं हैं, आप अच्छा भोजन बना सकती हैं कि नहीं। और आप यकीन मानिए, मेरे यहाँ जब मैं घर में रहती हूँ, मेरा पूरा घरेलू काम जैसे हम सब करते हैं बहनें, तब वैसे मैं भी करती हूँ। आपके जीवन में, जैसे कि सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्याएं ज़रूर आते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा समस्याएं किस उम्र में आई और उनका समाधान आपने कैसे किया? सबसे ज़्यादा समस्याएं मुझे मेरे पहले चुनाव में ही आई। मैंने आपको बताया, मेरा छोटा बेटा हुआ नहीं था, तब मैंने अपने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी। वो बड़ी जटिल समस्याएं। फिर बेटा हो गया, बहुत छोटा बेबी था, उसके साथ लेकर बाहर जाना। एक बार की मैं कभी भी घटना मैं भूलती ही नहीं हूँ। मर्दन सिंह इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम चल रहा था, बच्चे बैठे थे, सारे टीचर्स थे, बाहर के आए हुए अतिथि भी थे। करीब 2008 की बात होगी। और जब मैंने डायस पर बोलना शुरू किया, मेरी बहुत लंबी स्पीच चली। डायस पर से जब मैं हटी, लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाईं और डायस के अंदर मेरा छोटा बेटा मेरी पल्लू पकड़कर खड़ा था। लोग बाग आश्चर्यचकित थे कि ये इतना छोटा बेटा, 2 साल का था जब छोटा बेटा। मैं अगर माइक पर मैं बोल रही थी तो वो मेरे साथ गया था और वो डायस के अंदर चला गया था कि मम्मा इधर खड़ी है, मैं इधर ही से मम्मा के पास खड़ा हूँ। एक माँ की दायित्व निभाने में जब मुझे लगता था कि मैं कैसे न्याय कर पाऊँगी, कई बार मचल जाता था, जिद पकड़ जाता था कि नहीं, आप मत जाओ, आप छोड़ दो, आप मत जाओ। तो ऐसी समस्याएं जो आपको मानसिक अस्थिर करती हैं, ऐसी स्थितियां कई बार आईं। और उस समय मेहनत भी ज़्यादा पड़ती है आपको, आपके ऊपर लोड भी ज़्यादा रहता है, लेकिन धैर्य के साथ सब समय निकल गए। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अब मैं लगातार काम कर रही हूँ। नगर निकाय की राजनीति का दौर अभी चल रहा है, किस तरीके से आप नगर निकाय की चुनाव की राजनीति को देखते हैं? कि नगर पंचायत जहाँ तक जनता की सेवा करने वाली कार्यदायी संस्था है, जो नगर की पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी जनता की मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाती है। आपकी नगर की सारी सफाई व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सब सुचारू करना नगर पंचायत का काम है। और विकास के काम, प्रगति के काम, आपका नगर सुंदर दिखे, सुव्यवस्थित रहे, पूरे महानगरों जैसी सुविधाएं आपके नगर तक आएँ, ये सब सोचना नगर पंचायत का काम है। और नगर पंचायत अध्यक्ष के बतौर मुझे 3 बार काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे मेरे नगर की सेवा करने का 3 बार मौका मिला है और नगर की जनता ने अपना स्नेह और विश्वास देकर मुझे इस पद तक पहुँचाया। जहाँ तक किस दृष्टि से हम इसे देखें,
तो आपको अपना सबसे पहला तो आपको अपना पूरा समय इस पद के लिए, इस दायित्व के लिए देना होता है। आपको 100% 100 में से 110% आपको इस दायित्व के लिए देना होता है। जब आप चाहते हैं काम करना तब भी आपको देना है, और तब नहीं चाहते हैं तब भी देना है, क्योंकि आप फिर स्वयं के नहीं रह जाते, आप नगर के हो जाते हैं, क्योंकि नगर ने आपको इतना बड़ा दायित्व जो दिया है। आपको स्वयं का दिमाग, स्वयं का मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर आपका अच्छा हो, आपकी सोच बहुत आगे तक हो, जो आपकी नगर को उन्नति की, प्रगति के मार्ग तक बहुत आगे तक लेकर जाए। आप विचारवान हो, ऐसा व्यक्ति अगर इस दायित्व को पाता है तो मैं कहूँगी कि नगर की प्रगति में बहुत अच्छा साबित होगा। मैम, तालबेहट में शिक्षा के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां आके कोई भी चर्चा कर पाए शिक्षक। हम तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट की, कॉफ़ी विद GDIS। हमारी संस्था का नाम है GDIS, और कॉफ़ी एक ऐसा बहाना होता है कि जिससे चर्चा हो पाए शिक्षकों के साथ या प्रतिष्ठित लोगों के साथ। तो ये इनिशिएटिव के बारे में आप दो सब कुछ कहना चाहें? नहीं, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। मैंने अभी भी आपको पहले भी कहा कि जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा की बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी कि हम भूल चुके हैं कि हम त्रेता से अगर बात करें तो हमारी माता सीता कितनी अधिक शिक्षित थीं, विद्वान थीं, विदुषी महिला थीं। उस समय उनकी जो गुरु थी माता गार्गी, वो उस समय के विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त करती थीं। गार्गी का नाम, ऐसा नाम है इतिहास में। तो जब उस समय शास्त्रार्थ हुआ करते थे राजाओं के दरबार में, तब महिलाएं आगे निकल कर आती थीं। लेकिन परंपराएं बदली, संस्कृति बदली, हमारे तरीके बदल गए। शिक्षा तो नहीं बदली, शिक्षा तो वही है। विद्या लेने का और विद्या दान करने का तरीका बदल गया, लेकिन विद्या वही है, विद्या की माता वही है। अब चूंकि परिवेश नया है, वातावरण नया है, माहौल नया है, तो ये जो आपने माहौल तैयार किया है, इस नए माहौल की भी नई बात आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद। पहले महिलाओं को बोलने के लिए बीच का जो हमारा युग था, मध्यकालीन युग था, उसमें महिलाओं को निकलने का और बात करने का कम मौका मिला, और वही हमारे लिए थोड़ा सा घातक था, खराब समय था महिलाओं के लिए। लेकिन अब आधुनिक युग में फिर से महिलाओं ने अपनी एक अलग स्थान बनाया है, एक अलग छाप छोड़ रही हैं महिलाएं और बेटियां। तो ऐसे में शिक्षा की बात बेटियों के साथ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, और मैं लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये आपने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है GDIS विद कॉफ़ी, तो ये बहुत अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ इसकी। इस प्लेटफॉर्म पर आकर बेटियों के लिए बात की जा सकती है, शिक्षा के संदर्भ में बात की जा सकती है, और सभी के सुनहरे भविष्य के लिए बात की जा सकती है। से सवाल है मेरा, आपको खेलना क्या पसंद था मैम बचपन में? मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि मुझे हिंदी और संस्कृत ना पसंद था। जो इस तरह की पढ़ाई करती हैं लड़कियां, वो खेलती नहीं हैं। मैं खिलाड़ी बिल्कुल बेकार थी। मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, खेलों में मेरी रुचि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे पतिदेव को बहुत शौक है। देखिए मैम, शिक्षकों का कहना है कि कुछ ना कुछ फिजिकली करना चाहिए फिट रहने के लिए शरीर को। तो मैं आप करती हूँ, मैं योगा रोज करती हूँ। दिन योगा करती हूँ, योगा से मेरे दिन की शुरुआत होती है। आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि मतलब हमारी जो एज होती है 90 to 25 तक की एज, इसमें हमारा जो माइंड होता है वो बहुत सी जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब अलग अलग चीज़ों में जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें कि हमारा जो मतलब मस्तिष्क है वो हमारे लक्ष्य की तरफ ही रहे? मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। आप योगा कीजिए, आप 1 घंटा नहीं कर सकते, 10 मिनट कीजिए, लेकिन 10 मिनट के योगा के बाद आप 5 मिनट प्राणायाम कीजिए। आप जब ध्यान करेंगे तो आप में एकाग्रता बढ़ेगी। जो प्राणायाम है हमारा, वो आपको ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। आप उसको करके देखिए, 1 महीना कीजिए मेरे कहने से। जब आप प्राणायाम करेंगे, आप ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य को, उस पर भी आप ध्यान बनाकर रख पाएंगे। आप दृढ़ निश्चयी बन जाएंगे उससे। मैम, व्यक्तिगत आपको कामों कुछ काम ऐसे लगते हों जो आपने शायद अभी नहीं कर पाए, लेकिन व्यक्तिगत आप उनको पूरा करना चाहते हो, कुछ काम? देखिए, काम तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा अभी, जिसको मैं पूरा समय नहीं दे पाई, पूरी तरह से कहना चाहिए न्याय नहीं कर पाई, और मैं बहुत जल्द ही उस काम पर मुझे लगना है, उस पर मुझे काम करना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, जो वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं, विश्वविख्यात हैं, देश क्या पूरी दुनिया उन्हें जानती है, तो उनसे हम जुड़े हुए हैं।
आदरणीय डॉक्टर साहब राजेंद्र सिंह जी के जो उनका मिशन है, जो उनका समाज उपयोगी कार्य है कि वो पानी बचाओ, इस जल को बचाने की ये एक मुहिम उन्होंने छेड़ी है, अभियान उन्होंने चलाया है और कहीं से कहीं तक उन्होंने इसमें बहुत भागीरथी प्रयास भी किए हैं। उन्हें अगर हम कलयुग का भागीरथ कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और मैं उनकी मिशन से जुड़कर मैं जुड़ी भी हूँ। लेकिन जहाँ तक नगर पंचायत के इतने सारे व्यस्तताएं रहती थी, इतने सारे काम रहते थे, तो मैं उतना समय उन्हें नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा सामाजिक कार्य है जिसमें हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। क्योंकि पानी अगर नहीं है आने वाले समय में तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। मानव जीवन की कल्पना तो फिर बेकार ही है और ये प्रकृति प्रदत्त है पानी। तो हम अगर पानी का जल का संरक्षण करेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों का संरक्षण करेंगे, हम इस समाज को बचाएंगे, इस प्रकृति को, इस सारी धरा को बचाएंगे। और कहीं ना कहीं जब पानी खोता जा रहा है, जो जल की जो स्थिति है उसके कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। हमारी ही जो प्रकृति से हम जो छेड़छाड़ करते हैं उसी का नतीजा है कि आज हमें ऐसी आपदाएं, ऐसी प्राकृतिक अव्यवस्थाएं झेलनी पड़ रही हैं और पानी हमसे दूर होता जा रहा है। तो मैं ये प्रयास करूंगी आने वाले समय में कि हम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के साथ और आदरणीय संजय सिंह जी जो परमार्थ समाज सेवी संस्था के हमारे संयोजक हैं, उनसे जुड़कर हम उनकी मिशन में पूरा अपना समय दें, पानी बचाओ के काम में लगें और जल संरक्षण के लिए मैं जितना भी काम कर सकूं, मैं समझूंगी कि मैंने अपने जीवन को धन्य कर लिया। मैं पानी बचाओ के लिए काम करना चाहूँगी। अंत में कोई संदेश जो आप विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जो आपको शिक्षित कर रहा है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपको सजग और संपूर्ण बना रहा है। तो इस मौके को ना गंवाइए, अपने लक्ष्य को आगे रखकर मेहनत और परिश्रम कीजिए, पूरी लगन, पूरे धैर्य के साथ आप जुटे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जो आपको शिक्षित कर रहा है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपको सजग और संपूर्ण बना रहा है। तो इस मौके को ना गंवाइए, अपने लक्ष्य को आगे रखकर मेहनत और परिश्रम कीजिए, पूरी लगन, पूरे धैर्य के साथ आप जुटे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी बनिए। जहाँ तक मेरा जो मिशन है पानी बचाओ का, उसमें भी साथ में आगे बढ़िए। अगर पानी रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा, यही सोचकर आगे बढ़िए। मैं आप सभी के बहुत अच्छे सुनहरे स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामनाएं करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका लक्ष्य आपको अवश्य ही मिले। और आप सर, आपको भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी कि आज आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, बच्चों से बात करने का मौका दिया। और शिक्षा की बात कॉफ़ी के साथ है, तो इसके लिए मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि आज हमारी तालबेहट नगर में, चूँकि तालबेहट ऐतिहासिक नगरी है और आरंभ से ही ये कृपाण और कलम की नगरी है। अगर ये राजा अमरदन सिंह जी की नगरी है तो ये श्रवण कुमार त्रिपाठी जी की भी नगरी है। इसने कई ऐसे कलमकार दिए हैं, माता सरस्वती के, माता वीणा वादनी के ऐसे कई पुत्र दिए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। तो इस तालबेहट नगरी में जब शिक्षा की बात हो तो ये तो बहुत ही सुंदर संयोजन है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आपकी आभारी हूँ। पुनः से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम विद्यार्थियों के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।